नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा की शुरुआत दरअसल कल यानी कि 3 मई से हो रही है और इसकी तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन के अलावा राज्य सरकार भी पूरे जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ है। और इस दौरान अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित भी कर दी गई है। ये यात्रा की व्यवस्था पहले 45 दिन के लिए बनाई गई है और चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या मंदिर समिति द्वारा निर्धारित की गई है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित की गई यात्रियों की संख्या यात्रा के पहले 45 दिनों के लिए है और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए हर दिन 15,000 यात्री दर्शन करेंगे। तो वहीं केदारनाथ के दर्शन के लिए हर दिन 12,000 यात्री दर्शन करेंगे। इसके अलावा गंगोत्री में 7,000 यात्री एक दिन में दर्शन करेंगे, जबकि एक दिन में यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। और शासन की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा रही हैं। इसके लिए संख्या भी सीमित कर दी गई है। देखिए, और देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होने वाली है, लेकिन आज इसकी तैयारियां किस स्तर पर देखी जा रही है? देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होगी विधिवत तरीके से। कल गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ कपाट खोलने का जो कार्यक्रम होता है उसका संचालन किया जाएगा और 6 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं और आज प्रशासन की ओर से यात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिस तरह से अब श्रद्धालु भारी तादाद में उत्तराखंड आने वाले हैं, जिसकी तैयारियां हालांकि पहले कर ली गई हैं। ऋषिकेश से लेकर के आगे की जो यात्रा होगी उस यात्रा के दौरान तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उत्तराखंड सरकार की ओर से अधिकारियों को उनकी तैनाती कहाँ पे होगी, किस तरह से उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो चाहे बाकी प्रशासन के अधिकारी हो, सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। और खास तौर पर पर्यटन तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जितने भी तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहे हैं उन यात्रियों को अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत उनका स्वागत किया जाए, उनको तमाम तरह से ये जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए और उनको तमाम तरह से ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि उनको ये न लगे कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ अव्यवस्थाएं हैं और उनके लिए तमाम दिक्कतें हो रही हैं। इन सारी दिक्कतों को दूर करने का सरकार की ओर से प्रयास किया गया है और कोशिश की जा रही है कि क्योंकि 2 साल के बाद काफी संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ उत्तराखंड आने वाले हैं, तो ऐसे में सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, दुरुस्त रहे और क्योंकि कल से व्यवस्थित तरीके से औपचारिक तौर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। आज से ही वहाँ चारों धामों में यात्रियों के पहुंचने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। कल सुबह यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के जब कपाट खोले जाएंगे तो वहां पर भी कपाट खोलने के वक्त काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। खास तौर पर बद्रीनाथ धाम के लिए और केदारनाथ धाम के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं और केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन जो लोगों ने कराया है काफी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और करीब अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 लाख के आसपास ये यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है। सभी यात्रियों को समुचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए, समुचित सारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से। अब जैसे कि अजय आपने बताया कि 4 लाख के करीब ये संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन इसके लिए देखिए संख्या भी सीमित की गई है कि कौन से दिन और कौन से धाम में यात्री कितनी संख्या में दर्शन कर सकेंगे। क्या यात्रियों को इस बारे में जानकारी है, उन्हें इत्तला कर दिया गया है? जी देखिए, यात्रियों को ये जरूर कहा गया है कि सीमित संख्या में यात्री जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पिछले 2 साल में यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई थी, सीमित संख्या में ही यात्री दर्शन करने के लिए आए थे। इस बार हालांकि कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये तय किया गया है कि जो मंदिरों की क्षमता के हिसाब से और यात्रियों को असुविधा न हो उसके लिए उनका निर्धारण किया गया है और उनके लिए एक संख्या निर्धारित की गई है कि इतनी संख्या से अधिक
तीर्थयात्री वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आस्था का जो सैलाब है, जो लोगों की भीड़ आती है, पूरे भारत से भारी संख्या में जब लोग आते हैं तो जाहिर है उनको बैरिकेडिंग लगा करके रोक पाना संभव होगा पुलिस प्रशासन के लिए, और प्रशासनिक अमले के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रशासनिक अमला ये बार बार कह रहा है कि लोगों से अपील की जाएगी कि जो संख्या सरकार की ओर से निर्धारित की गई है उसी संख्या के आधार पर लोग वहाँ तीर्थयात्री बन करके जो आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो जाएं। लेकिन एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। हालांकि यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं, और यात्रियों से बार बार अपील करने की बात कही जा रही है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश अलग से जारी नहीं किया गया, कोई एसओपी नहीं बनाई गई है, और 45 दिनों के लिए बिल्कुल अब देखना होगा कि फिलहाल क्या कुछ इंतजामात देखने को कल मिलते हैं और यात्री इन नियमों का पालन किस तरह से करते हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच महत्वपूर्ण खबर, जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और यूपी में अब तक 53,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। योगी सरकार के आदेश पर लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, धार्मिक स्थलों से भी लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश में कार्रवाई जारी है। कुछ की आवाज धीमी की जा रही है तो कुछ जगहों से लाउड स्पीकर सीधे सीधे उतार ही लिए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर बरेली जोन से हटाए गए हैं। यहां धार्मिक स्थलों से 16,682 लाउड स्पीकर को अब तक हटाया जा चुका है और 17,204 लाउड स्पीकर की आवाज तय मानकों के आधार पर की गई है। और इसके बाद मेरठ जोन की बात करते हैं, जहां पर 10,376 लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है और 9,960 लाउड स्पीकर्स की आवाज धीमी कर दी गई है। तो फिलहाल सबसे कम लाउड स्पीकर वाराणसी कमिश्नरेट से हटाए गए हैं। यहां धार्मिक स्थलों से सिर्फ 230 स्पीकर हटाए गए हैं और 313 की आवाज धीमी की गई है। तो इन लाउड स्पीकर को फिलहाल गैर कानूनी माना जा रहा है। जिला प्रशासन से अनुमति लिए बिना नहीं लगाया जा सकता है लाउड स्पीकर, और जहां लाउड स्पीकर की संख्या भी तय कर दी गई है और बिना अनुमति के यानी कि अनाधिकृत तरीके से नहीं लगाना है लाउड स्पीकर। प्रदेश में अभियान चल रहा है, खास तौर पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद से यह अभियान चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए धार्मिक स्थलों से 53,942 लाउड स्पीकर का हटना, कई जोन में लाउड स्पीकर हटे हैं और आवाज धीमी की गई है, साथ ही साथ जिसमें कि आगरा जोन, मेरठ जोन, बरेली जोन, लखनऊ जोन, कानपुर जोन, प्रयागराज जोन, वाराणसी, कानपुर कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी कमिश्नरेट, जिसमें कि सबसे कम वाराणसी से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं या फिर आवाज धीमी की गई है। हालांकि इस बीच लाउड स्पीकर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। और महाराष्ट्र में इस वक्त ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग जारी और खास तौर पर आज निगाह रहेगी औरंगाबाद में। दरअसल आज यानी महाराष्ट्र स्थापना दिवस के दिन औरंगाबाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे की बड़ी रैली शुरू हो चुकी है और उनके संबोधन के साथ ही इस रैली की शुरुआत भी होनी है। फिलहाल उनके सैकड़ों समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं और इस रैली में सबको राज ठाकरे के मंच पर आकर उनके संबोधन का इंतजार है।
हाल ही में उन्होंने जिस तरह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया था और उद्धव ठाकरे की सरकार को 3 मई तक का समय दिया गया था और उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम 3 मई तक राज्य के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा लें, नहीं तो हम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजवाएंगे। और वहीं औरंगाबाद में राज ठाकरे की एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। यहां 100 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को ही पुणे में संभाजी महाराज स्मारक का दौरा किया था, श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली को देखते हुए प्रदेश में रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामे की भी उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं इससे पहले पुलिस ने रैली की इजाजत देते हुए कई शर्तें भी रखी हैं। अब ये देखना होगा कि 3 मई का दिन किस तरह से गुजरता है। जो चेतावनी दी है राज ठाकरे ने राज्य सरकार को, सीएम उद्धव ठाकरे को, उस चेतावनी पर आखिर क्या एक्शन लिया जाता है, राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। और बात अब कोरोना के बढ़ते केसेस के बारे में, जो कि खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई और इसके बाद अब सरकार द्वारा यूपी के नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। नोएडा में मास्क और कई नियमों में सख्ती से ये देखा जा रहा है कि कार्रवाई शुरू भी होगी। तो सरकार ने पहले ही अब सख्ती बढ़ा दी है। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ समेत 7 जिलों में मास्क की अनिवार्यता कर दी गई है। हालांकि स्थिति में कोई सुधार अभी तक भी नहीं हुआ है और अब एक बार फिर सरकार ने तेजी से बढ़ते मामलों के चलते एक और सख्त फैसला लिया है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक 144 धारा लागू कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि सरकार का यह फैसला नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। नोएडा में पिछले कई दिनों से लगातार हर रोज 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और काफी स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की भी खबरें सामने आ रही थी। पिछले दिनों नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए डीएम ने एडवाइजरी भी जारी की है। और इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 5% बढ़ा है। छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा फैसला है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक हादसा हो गया है, जहां पर स्पाइस जेट का एक यात्री विमान लैंडिंग के दौरान भारी तूफान में फंस गया और इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। यह हादसा तब हुआ जब बोइंग B737 विमान संचालन उड़ान ASG 945 विमान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था और विमान की लैंडिंग के दौरान घायल हुए यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अभी फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि आखिरकार विमान कैसे तूफान में फंसा। लैंडिंग से पहले अचानक तूफान की वजह से विमान में खराबी क्या आई है और विमान हवा में ही काबू से बाहर हो गया था। ये फ्लाइट मुंबई से दुर्गापुर के लिए जा रही थी। स्पाइस जेट ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद जताया है और कहा है कि इस हादसे में घायल हुए यात्रियों की यथासंभव मदद की जा रही है। विमान जैसे ही एयरपोर्ट पर
लैंडिंग के लिए आया, अचानक आए तूफान में फंस गया और एक पल तो ऐसा लगा जैसे कि विमान हवा में टंग गया हो। इस दौरान विमान केबिन से कुछ सामान गिरने लगा और जिसकी वजह से विमान के यात्रियों को चोटें भी आई हैं। विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी रानीगंज के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और आसमान से बरसती आग के बीच अब ये देखा जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी है। हालांकि भारत और पश्चिमी राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है और ये जानकारी भारत मौसम विभाग ने रविवार को दी है। तो पश्चिम विक्षोभ के कारण दक्षिण हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में रविवार दोपहर को बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एएनडी के वैज्ञानिक आरके जेनामनी के मुताबिक आगामी 5 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में लू न चलने का अनुमान है। जेनामनी ने कहा है कि पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के विदर्भ को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में आगामी 5 दिनों तक लू चलने के आसार नहीं है। आईएमडी के एक बयान में यह भी कहा गया है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। और गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा के तार दूर दूर तक जुड़े हैं। हर रोज चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, खुलासा हो रहा है और अब मुर्तजा का कनेक्शन आईएसआईएस से निकला है। रिपोर्ट देखिए। इतने तो ट्विस्ट फिल्मों में भी नहीं होते हैं जितने मुर्तजा की कहानी में दिनों दिन हो रहे हैं। हर रोज नया खुलासा। हाथ में हसिया लेकर गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचकर सबको दहलाने वाला वही सनकी आरोपी मुर्तजा, जिसे कुछ विपक्षी दलों की ओर से तो मानसिक रोगी तक करार दे दिया गया था। लेकिन क्या मानसिक रोग ऐसा भी हो सकता है कि आईएसआईएस संगठन की शपथ लेने को भी रोगी मजबूर हो जाए? खैर, ऐसा तो अभी तक गंभीर से गंभीर मानसिक रोगी नहीं कर पाया। मुर्तजा के पास से बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। इसके अलावा मुर्तजा के सभी सोशल मीडिया का भी इस दौरान विश्लेषण किया गया। मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की जांच और विभिन्न तकनीकी विश्लेषण से कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एडीजी ने बताया कि मुर्तजा ईएसआईएस फाइटर्स और आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। साल 2014 में बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआई प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहंदी मसरूर विश्वास से भी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से संपर्क में था। पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए इंटरनेट के माध्यम से AK-47 M4 कार्बाइन मिसाइल टेक्नोलॉजी से संबंधित लेख वीडियोस को देखा और पढ़ा। इसी के साथ उसने एयर राइफल से प्रैक्टिस भी की थी, जिससे असली हथियार मिलने पर वो आतंकी घटना को अंजाम दे सके। 3 अप्रैल 2022 को अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी ने श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा यूएपीए के विभिन्न सेक्शनों की बढ़ोतरी की गई। उपरोक्त अभियोग की विवेचना दिनांक 5/4/22 को यूपी एटीएस के द्वारा ग्रहण की गई। यूपी एटीएस द्वारा अभियुक्त मुर्तजा से विस्तृत पूछताछ की गई तथा अभियुक्त के निशानदेही पे बरामद विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डाटा विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे जीमेल, ट्विटर, फेसबुक आदि का भी विश्लेषण किया गया। अभियुक्त मुर्तजा के विभिन्न बैंक खातों, ई वॉलेट
के वित्तीय लेन देन का भी विश्लेषण किया गया। यूपी एटीएस की अब तक की गहन विवेचना एवं विभिन्न तकनीकी विश्लेषणों से अभियुक्त मुर्तजा के संबंध में निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। अभियुक्त विभिन्न आतंकी संगठनों के रेडिकल प्रीचर तथा आईएसआईएस के संबंधित आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जिहादी साहित्य एवं ऑडियो व वीडियो से पूर्णतया प्रभावित था। हैरानगी वाली बात है कि जिस मुर्तजा को पहले सनकी समझा जा रहा था, मानसिक रोगी समझा जा रहा था, वो अब सबसे बड़े आतंकी संगठन का एक हिस्सा निकला। अब देखना होगा कि आगे और कितने ट्विस्ट आते हैं। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।